हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं श्रेया राज तो आज फिर आपके लिए लेकर आई हूं मैं ज्योग्राफी की एक बेस्ट टॉपिक। चूँकि आपको पता है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का हो, रेलवे का हो, एसआई का हो, या फिर कोई भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और उससे जुड़े जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब एग्जाम्स में आते ही आते। इसीलिए मैंने पिछले भी कुछ वीडियोज़ में आपको ज्योग्राफी के बारे में बताई थी और मैप के माध्यम से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आई। और मैं आज भी जो लाई हूँ विश्व की प्रमुख नदियाँ, यानी कि विश्व की जो नदियाँ हैं वो टॉपिक मैं आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आज भी हम मैप के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से। 1 से 2 बार में अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनसे क्वेश्चंस सॉल्व आराम से हो जाएंगे। क्योंकि मैं चाहती तो वन लाइनर लेकर आती, लेकिन मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि वन लाइनर मैं नहीं लाऊंगी। क्योंकि वन लाइनर आप कितने ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे, 50 करेंगे, लेकिन अगर उससे एक्स्ट्रा कुछ आ गया, तो उससे रिलेटेड कुछ आ गया तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं टॉपिक के माध्यम से ला रही हूँ, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव्स खुद निकालेंगे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये चैनल आगे बढ़े, आप लोगों तक दूर दूर तक पहुँचे। और अगर वीडियो को पहले तो अंत तक देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक, कैसा लगा ये वीडियो समझाने का तरीका। तो चलिए आज हम अब स्टार्ट करते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। चूँकि हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, अभी विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। चूँकि आपको पता है कि नदियों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। नदियों का जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल से लेकर, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक अगर देखा जाए तो नदियाँ एक प्रमुख स्थान रखती हैं मानव जीवन में। जैसा कि आपको पता है कि विश्व की कई सभ्यताएं और भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सभी जो सभ्यता थी वो भी नदियों के किनारे बसी थी। क्योंकि नदियों के किनारे जीवन आसान होता है। जैसा कि आप अगर भारत में, बिहार में गंगा का मैदान के बारे में सुने होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ घर बनाना, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए कृषि कार्य करना, मछली पकड़ना, बगल में तालाब है, नदी है, तो उनके जल का संरक्षण करना, उनके जल का उपयोग करना आसान हो जाता है। आप देखते होंगे कि शहर के वे क्षेत्र जहाँ की बिल्कुल भी नदी तालाब कुछ नहीं है, तो वहाँ गर्मियों के मौसम में पानी की दिक्कत हो जाती है, मोटर तक से पानी नहीं आने लगता है। तो यही वजह है कि जो नदियाँ होती है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज इन्हीं नदियों के बारे में हम पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि अब तो ये और भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इन नदियों के बारे में। तो देखिए, मैं पहले भी आपको मैप के माध्यम से कराई थी, आज भी लाई हूँ। तो आप तो सबसे पहले देख लीजिए कि मैप में है क्या, ये कौन सा। तो ये महादेश है, ये सारे जो मैंने मैप के माध्यम से बनाए ये महादेश है। ये देखिए अपना भारत है, ये एशिया महादेश है। मैं लिख देती हूँ, आपको समझने में आसान होगा। ये एशिया महादेश है। और आपको मैं बताई थी कि यहाँ पे एक यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, यानी कि यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ये अपना यूरोप हो गया, ये यूरोप है, ये यूराल पर्वत है, ये एशिया है ना, एशिया। ये देखिए इंडिया एशिया में। और इसकी बात करें तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका। पहले मैं इसे नोट डाउन कर देती हूँ सारे कंट्री को, सारे महादेश को। ये अफ्रीका हो गया। उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। और ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ जो एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं, चूँकि हम एशिया महादेश में रहते हैं तो सबसे पहले एशिया की नदियों के बारे में ही जानते हैं कि एशिया में कौन सी नदी है, हमारे भारत में मुख्य रूप से कौन सी नदी है। चूँकि अभी तो विश्व का अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत के अंदर के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ इंडिया के अंदर का टोटल स्टेट का क्षेत्र है, वो मैं भारत परिचय में लाऊंगी, यानी कि भारत की नदियों के बारे में लाऊंगी। तो यहाँ तो पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने भारत से ही चलते हैं। आपको ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है, ये नदी है, यानी कि मैंने नदी को इंडिकेट किया है ताकि आपको समझ में आए कि ये नदी यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बहती है। तो ये देखिए, ये अपना भारत हो गया। और ये भारत में आपको एक नदी दिख रहा होगा इस तरह से, ये नदी। तो ये कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत की आकृति इस तरह से होती है, इस तरह से यहाँ पे
और यहाँ पे जो मानसरोवर है, यहाँ पे जो मानसरोवर है, यहीं से एक नदी निकलती है इस तरह से, जो पाकिस्तान से होते हुए, चूँकि यहाँ अरब सागर है, इंडिकेट कर देती हूँ मैं, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर है। तो यही अरब सागर में जो ये नदी गिरती है इसे हम सिंधु नदी कहते हैं, इसे सिंधु नदी कहते हैं। और ये पाकिस्तान में और भारत में दोनों हिस्सों में बहती है, इसीलिए देखिए ऊपर से गया है पाकिस्तान में। और अक्सर जल विवाद होते रहता है पाकिस्तान और भारत के बीच इसी सिंधु नदी को लेकर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था सिंधु नदी के विवाद को लेकर, सिंधु जल समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, और जिसपे कि कहा गया था कि ऊपर से 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान को मिलेगा, 20% भारत को, और नीचे से 3 नदियों का 80% जल भारत को मिलेगा और 20% पाकिस्तान को। तो वो मैं आपको भारत की नदियों के बारे में जब पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी। तो ये जो समझौता हुआ था भारत और सिंधु में, अभी भी सिंधु नेत्र, सिंधु जल संधि को लेकर कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है इन नदियों के कारण, क्योंकि नदियाँ तो बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए देश उनके उपयोग को लेकर विवाद करते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ आपने समझ लिया कि भारत में सिंधु नदी है। इसकी लंबाई अगर पूछ ली जाए कि भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो ये 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। अब आते हैं देखिए एशिया में ही, यहाँ भारत हो गया, इसके बाद हम चीन में आते हैं। यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि चीन भी नदियों के किनारे एक बसा प्रमुख शहर है, प्रमुख देश है, और चीन में विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये नदियाँ उपयोगी भी हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ह्वांगहो नदी, यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है इस तरह से, ये नदी, ये ह्वांगहो नदी है। क्योंकि आपको पता होगा कि चीन की सभ्यता जो है वो ह्वांगहो नदी के किनारे ही स्थित है। चीन की सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे ही फली फूली बढ़ी और इसे ही ह्वांगहो नदी कहा जाता है। तो ये जो ह्वांगहो नदी है, ये देख लीजिए ये कहाँ से गिरती है, तो ये जो ह्वांगहो नदी है और ये यांगसी नदी है। यांगसी नदी को यांगसी क्यांग नदी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, यानी कि आपके एग्जाम्स में यांगसी क्यांग नदी भी ऑप्शन में दिया रहेगा और इसी का पूरा नाम है यांगसी क्यांग। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नदियाँ हैं। तो ये जो ह्वांगहो नदी है और यांगसी क्यांग नदी है, ये चीन की प्रमुख नदी है, ये चीन की प्रमुख नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य चीन से निकलती है, मध्य चीन से निकलती है। और कहाँ जाके गिरती है, तो ये दक्षिण चीन सागर में, ये दक्षिण चीन सागर में जाकर नदियाँ गिरती हैं। अब इससे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जहाँ पर नदियाँ शुरू होती है, यानी कि जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे हम उद्गम क्षेत्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम उद्गम कहते हैं, उद्गम। और जहाँ पे नदियाँ गिर जाती हैं, यानी कि जहाँ पे नदियाँ जाके किसी खाड़ी में, किसी समुद्र में, किसी सागर में गिरती है, उसे हम मुहाना कहते हैं, उसे मुहाना कहा जाता है। यानी कि तो यहाँ मध्य चीन सागर से निकली है ये नदियाँ, प्रमुख नदियाँ, और दक्षिण चीन सागर में गिरी है। चूँकि नदियाँ कहाँ से निकली और कहाँ गिरी है, ये एग्जाम्स में एक मुख्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अब ये जो यांगसी क्यांग नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, यानी कि एशिया में ले लिया जाए तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 5797 किलोमीटर, यानी 5797 इसकी लंबाई है किलोमीटर में। चूँकि आपने यहाँ सिंधु को देखा तो ये 2880 किलोमीटर ही है, लेकिन ये यांगसी क्यांग जो है 5797 किलोमीटर ये लंबी नदी है, यांगसी नदी। और ये भी, ये दोनों एक साथ मध्य चीन से दक्षिण सागर में गिरते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक नदी दिख रहा होगा, मेकांग नदी, एक मेकांग नदी। ये नदी ऐसी है जो कि बहुत क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जैसे में कि इसे मेकांग नदी जो है ये चीन से भी गुजरती है, तिब्बत से गुजरती है, लाओस से गुजरती है, वियतनाम से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है। तो इस तरह से कई क्षेत्रों से ये गुजरती है मेकांग नदी। और भारत मेकांग एक परियोजना भी है, भारत मेकांग परियोजना इसी नदी पर है, भारत मेकांग परियोजना। भारत आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि भारत मेकांग परियोजना जो है ये मेकांग नदी पर है। और चूंकि ये सब क्षेत्रों से होकर गुजरती, यहाँ देखिए बगल में ही है, तो इसीलिए भारत में इसके लिए परियोजना भी बनाई गई है। ये प्रमुख नदी है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो छोटी छोटी नदियाँ, एक ये दिख रहा होगा साल्वीन नदी जिसे कहते हैं, और ये दिख रहा होगा इरावदी नदी। तो ये जो साल्वीन और इरावदी नदी है ये मुख्य रूप से म्यांमार में बहती है, मुख्य रूप से कहाँ बहती है, म्यांमार में बहती है, म्यांमार में। और ये म्यांमार की प्रमुख नदियाँ हैं।
तो आप इसके बारे में देखिए। ये साल्वीन नदी जो है और ये इरावदी नदी है, ये सभी यहाँ पे ही नदी है, आसपास ही है। तो म्यांमार की ये प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पे इसका यूज व्यापार के लिए भी किया जाता है, उद्योग के लिए भी किया जाता है, क्योंकि सब जगह नदियों का उपयोग इसी तरह से किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि साल्वीन और इरावदी म्यांमार में बहने वाली नदियाँ हैं। अब देखिए हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और मैं पहले भी आपको बताई थी कि यहाँ प्रशांत महासागर है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो उस तरह से ऊपर में आर्कटिक महासागर है। महासागर वाले में मैंने जल मंडल में ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, तो आपको ध्यान में रखना। अब देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रमुख नदी है। ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रमुख नदी आपको दिख रहा होगा, एक ही उसकी सहायक नदियाँ हैं, ये देखिए। तो ये जो यहाँ 2 नदियाँ हैं, ये है मर्रे और डार्लिंग नदी, मर्रे और डार्लिंग नदी। चूँकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का यही इलाका जो है, ये नदी जहाँ है वहाँ पे गीली है, गीला इलाका, जिसे नमी वाले इलाके आप कह सकते हैं, जहाँ की कृषि कार्य किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ मरुस्थल है, यहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल है। तो इसीलिए ये जो नदी है मर्रे और डार्लिंग नदी, ये प्रमुख नदी है ऑस्ट्रेलिया की। आप देख रहे होंगे ये निकली है और इसी से एक सहायक नदी के रूप में ये नदी निकली है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में आपको यही 2 नदियों के बारे में ध्यान में रखना है। यहाँ की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है। अब देख लीजिए यहाँ आते हैं ये लीना और मेनीसी। तो ये लीना मेनीसी ये रूस में बहने वाली नदी है और ये चूँकि मैं आपको बताई थी कि यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, तो ये आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। रूस की प्रमुख नदियां हैं और इसका भी उपयोग किया जाता है व्यापार के रूप में, बंदरगाह के रूप में। अब देखिए हम चलते हैं अफ्रीका में, चूँकि हमने एशिया की नदी को जान लिया। हुआंगहो नदी को चीन की सभ्यता और हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी पाई जाने के कारण क्या होती है कि इसके जो जल हैं, हुआंगहो नदी के जल, वो पीला पीला दिखाई देता है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो वो येलो येलो दिखाई देगा, तो इसीलिए इसे पीली नदी भी कहा जाता है, हुआंगहो नदी को। अब चलते हैं हम यूरोप में, चलते हैं कि यूरोप में कौन कौन सी नदी है। तो ये आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सागर। ये क्या है? ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर जो कि सबसे बड़ा सागर है, कैस्पियन सागर। और यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको बोल्गा नदी, यहाँ पर एक बोल्गा जो इस तरह से जा रहा है, ये देखिए। तो ये बोल्गा नदी है और इस बोल्गा नदी की यह विशेषता है कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। जैसे कि एशिया की सबसे लंबी नदी हमने बताया यांगसी कियांग है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 3600 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 3600 किलोमीटर। आप नदियों की लंबाई भी ध्यान में रखिए क्योंकि लंबाई से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3600 किलोमीटर है बोल्गा नदी, यूरोप की लंबी नदी। अब देखिए यहाँ आपको एक डैन्यूब नदी दिख रहा होगा, जो ये नदी है, ये डैन्यूब नदी है और इसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो व्यापारिक बंदरगाह के लिए। इसे बंदरगाह के लिए बहुत ही फेमस नदी है ये डैन्यूब नदी। यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह हैं, व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्रियता है। तो ये डैन्यूब नदी यूरोप का प्रमुख नदी है। अब उसके बगल में आपको दिख रहा होगा राइन नदी। यहाँ से जो ये निकला है ये राइन नदी। और राइन नदी की ये विशेषता है कि ये 2 पहाड़ियों के बीच से होकर निकला, यानी कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी। तो एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आए कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो राइन नदी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पर्वत है और यहाँ पर एक पर्वत है और उसके बीच से ये राइन नदी निकल रही है। उसके बाद नीचे आपको ये सीन नदी दिख रहा होगा, सीन नदी दिख रहा होगा। तो आपके तो ये 2 क्वेश्चन एकदम कॉमन है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप भी अक्सर करते हैं कि टेम्स नदी किस नदी के, ये टेम्स जो है ये किस शहर के किनारे बसा हुआ है, किस क्षेत्र के किनारे? तो लंदन के किनारे बसा हुआ है। टेम्स नदी लंदन है, टेम्स नदी के किनारे बसा। और जो सीन है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सीन जो है पेरिस के किनारे बसा है। सीन जो है ये, यानी कि ये पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये यहाँ यूरोप में। तो आपसे तो ये 2 क्वेश्चन कॉमन है, ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोनों तो कॉमन क्वेश्चन है। और ये जो सीन नदी है यहीं पे व्यापारिक मार्ग को भी यहाँ भी बढ़ावा दिया गया है। और ये जो पेरिस में स्थित है ये सीन नदी और ये पेरिस में स्थित है। तो पेरिस को आप जानते होंगे कि ये फैशन की नगरी भी कहा जाता है, सबसे खूबसूरत शहर भी माना जाता है। तो ये भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आपने यहाँ से पढ़ लिया डैन्यूब नदी, राइन नदी, सीन
रीन नदी और टेम्स नदी। अब हम चलते हैं अफ्रीका में, यानी कि हमारे अफ्रीका का जो पार्ट है अब हम उसमें चलते हैं कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो अफ्रीका में सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है, अफ्रीका में सबसे इम्पॉर्टेंट नदी आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये वाइट नील नदी, वाइट नील नदी है, वाइट नील नदी, और यहाँ पर जो है ये ब्लू नील नदी है, ये ब्लू नील नदी। और यही नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं, यही नदियाँ जो देखिए इस तरह से आगे बढ़ती है तो एक जगह पे जाके मिल जाती है और इस तरह से ये ऊपर जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ये जो नदियाँ हैं इसे हम कहते हैं नील नदी। ये जो नदी है ये हमारी है नील नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका में स्थित है। तो ये हमारी नील नदी हो गई, और ये विक्टोरिया झील से होकर निकलती है। मैं ये भी यहाँ पे लिख देती हूँ, विक्टोरिया झील से होकर निकलती है ये नदी, विक्टोरिया झील से कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यहाँ बांध बनाने को लेकर कुछ विवाद हो रहा है। तो ये नील नदी पर ही बांध बनाने को लेकर विवाद हो रहा है, वाइट नील और ब्लू नील नदी के ऊपर। तो यहाँ जो नील नदी है इसकी अगर लंबाई की बात की जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 6690 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए इसी की यहाँ पर नाइजर नदी हो गया, ये अफ्रीका में ही है नाइजर नदी, और इसका भी उपयोग, इसे पाम तेल के लिए जाना जाता है। ये जो नाइजर नदी है इसे पाम तेल के लिए जाना जाता है। पाम तेल का सर्वाधिक उत्पादन, पाम तेल का सर्वाधिक व्यापार को लेकर इसे पाम तेल के नाम से जाना जाता है, पाम तेल क्षेत्र की नाइजर नदी को। ये भी अफ्रीका में स्थित है। अभी यहाँ आपको कांगो नदी दिख रहा होगा, इस तरह से कांगो नदी इस तरह से, चूँकि आप जानते हैं कि कांगो एक जनजाति भी है अफ्रीका में, जहाँ की कांगो क्षेत्र में कांगो पिग्मी जनजाति, जो कि अफ्रीका की सबसे छोटे कद की जनजाति कही जाती है, पिग्मी जनजाति। तो ये जो कांगो नदी की क्या विशेषता है, देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं, चूँकि यहाँ पे आप जानते हैं कि विषुवत रेखा है, यहाँ पे विषुवत रेखा स्थित है, और ये कांगो नदी जो है इसी विषुवत रेखा को दो भागों में बांटती, यानी कि दो बार काटती है। ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है, जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। दो बार काटने का क्या मतलब होता है कि कोई एक रेखा जा रही है और यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ से कोई नदी इस तरह से बहकर इस तरह से वापस यहाँ गिर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी टच कर रही है इस रेखा को, यहाँ भी टच कर रही है। तो जो भी नदी है इंपॉर्टेंट जो कि दो बार किसी रेखा को काटती है, उससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को दो बार काट रही है, विषुवत रेखा को दो बार काट रही है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये कांगो नदी है। अब यहाँ पर देखिए जम्बेजी नदी, लिम्पोपे नदी है। जम्बेजी भी एक प्रमुख नदी है, इसमें यहाँ पे बंदरगाह भी है। और ये जो विक्टोरिया झील है, तो यहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात है, चूँकि यहाँ विक्टोरिया झील है और इसमें अंतर है, ये विक्टोरिया जलप्रपात है। और यहाँ पे बंदरगाह भी है, प्रमुख रूप से बंदरगाह है और व्यापार किए जाते हैं। अब जो ये लिम्पोपे नदी है इसके बारे में देखिए, इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो ये लिम्पोपे नदी जो है ये मकर रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है ये लिम्पोपे नदी। चूँकि ये भी उसी तरह से बहती है, आपने देखा होगा टेढ़ा जहाँ भी, तो यहाँ से जो मकर रेखा गुजरती है उसे ये दो जगह टच करती है, दो बार काटती है। और यदि भारत की बात की जाए तो भारत में एक माही नदी है, भारत में एक माही नदी है राजस्थान के, जो कि राजस्थान में जो कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा जो गुजरती है उसे दो बार काटती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में माही नदी कर्क रेखा को दो बार टच करती है, दो बार काटती है। अब ये हमारा अफ्रीका हो गया, हमारा यूरोप हो गया, एशिया हो गया। अब हम चलते हैं अमेरिका के क्षेत्र में। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका। और चूँकि आपको ये पता होगा कि यहाँ अटलांटिक महासागर, मैं बताई थी उसमें कि ऐसा आकार से बहने वाले जो भी महासागर है कौन से हैं, अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक इधर हो गया और यहाँ दक्षिणी अटलांटिक हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, दक्षिणी अटलांटिक। अब इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे नदियों का जाल फैला हुआ है बहुत विस्तृत रूप से। तो इनका हम देखते हैं अब कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो इस तरह से है, ये मैकेंजी नदी है, ये
मैकेंजी नदी। एग्जाम्स में क्या किया जाता है कि आपको मैप दे दिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली नदी है, तो आपको 3 गलत ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहाँ से उठा लिया जाएगा डैन्यूब, वोल्गा, मेनीसी, और उसके बाद चौथा दे दिया जाएगा कि मैकेंजी। तो आपको बताना होगा कि कौन सी नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली नदी है, तो मैकेंजी। इसीलिए इन नदियों के स्थान को याद रखना जरूरी है। देखिए मैकेंजी है, कोलंबिया है, नेल्सन, ये कनाडा में बहने वाली प्रमुख नदी है, कनाडा की नदियां हैं। उसके बाद फिर देखिए ये एक प्रमुख नदियां हैं मिसिसिपी। पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तरी अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। रेड इंडियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते होंगे कि जब कोलंबस भारत की खोज पे निकला था तो वो भारत ना पहुंचकर वो अमेरिका पहुंच गया था, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में। उसे ऐसा लगा कि वो भारत पहुंच गया, इसीलिए वहाँ के निवासियों को उसने रेड इंडियंस का नाम दे दिया। तो यदि कभी रेड इंडियंस के बारे में चर्चा हो तो आप समझ जाइए कि ये नॉर्थ अमेरिका के बारे में है। अभी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कह लीजिए अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि यहाँ एक जीव पाया जाता है, ठंडा इलाका है तो वहाँ एक जीव पाया जाता है जिसे सील कहते हैं। सील बालरस आपने भी पढ़ा होगा, ठंडे इलाके में पाए जाने वाले जीव है। तो इन क्या करते हैं, ये सील का खाल और हड्डी से नाव भी बनाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, नाव बनाते हैं, इसी तरह से जीवन यापन करते हैं। अभी एक वीडियो बहुत फेमस हो रहा है, आप यूट्यूब पे भी देखे होंगे, कोरोना वीएस कर्मा करके एक वीडियो बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रहा है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से मानव आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, किस तरह से औद्योगिकरण की ओर बढ़ा, इतने वर्षों में इतनी लंबी प्रक्रिया के दौरान, और इतने जीवों की हत्या करके, इतना नुकसान पहुंचा के अपने वन को, जीव को, और आज फिर से कोविड टाइम में कह लीजिए तो कचड़े के ढेर में मिल गया। उसमें जैसा कि लास्ट में दिखाया कि कहीं कुछ नहीं था, कचरा था। आप लोग ज़रूर देखिएगा, अच्छी चीज़ है। तो उसमें दिखाया गया है कि वो जो कर्मा होता है वो एक सील का खाल उखाड़ के कोट बना के पहन लेता है। तो यही चीज़ सील का, इससे पता चलता है कि सील के खाल का उपयोग होता है। ये सब कॉमन क्वेश्चन अगर कभी आ गया तो आपके माइंड में रहना बहुत ज़रूरी। तो सील के खाल का उपयोग किया जाता है वहाँ नाव बनाने में, और इसकी हड्डी का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिए। अब देखिए जो प्रमुख नदी है नॉर्थ अमेरिका की, मिसिसिपी नदी। तो ये जो मिसिसिपी नदी है ये इस तरह से बह रही है, और इसकी सहायक 2 नदियाँ आपको दिख रही होगी, टेनेसी नदी ये रहा, और ये मिसौरी नदी ये रहा। इस तरह से ये इनकी सहायक नदियाँ। और ये देखिए सेंट लॉरेंस नदी है, यहाँ पे ही बह रही है, ये भी कनाडा तरफ से ही बहती है सेंट लॉरेंस नदी। और ये मिसिसिपी नदी जो है, इसकी विशेषता यह है कि ये जो मुहाना बनाती है, यानी कि आपने डेल्टा के बारे में सुना होगा कि नदियाँ जब अपने उद्गम क्षेत्र से समाप्त हो गई, यानी कि अपने मुहाने पे जाती है, किसी अदर नदी या सागर में मिलने वाली होती है, तो वो वहाँ पे मिट्टी का गाद जमा करती है। यानी कि इस तरह से जब नदियाँ बहती हैं और यहाँ पे वो गिरने वाली रहती हैं तो वो मिट्टी का गाद जमा करती है, जिसके कारण कि यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे अपने भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, तो उसी तरह से यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी डेल्टा टाइप का आपको आकृति दिख रही होगी। तो ये जो डेल्टा का निर्माण करता है ये मिसिसिपी नदी, ये पक्षी के पंजे के आकार की होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाता है, तो ये मिसिसिपी नदी है। ये मिसिसिपी नदी है जो कि पक्षी के आकार का डेल्टा बनाता है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाता है ये मिसिसिपी नदी। और ये नॉर्थ अमेरिका का प्रमुख नदी है। ये देखिए रेड नदी, और रेड इंडियंस मैंने भी आपको बताया था, तो रेड नदी है यहाँ। तो ये नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख नदियाँ हो गई। अब हम साउथ अमेरिका की तरफ चलते हैं। साउथ अमेरिका में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ अमेजन नदी दिख रहा होगा, सबसे प्रमुख नदी अमेजन नदी दिख रहा होगा। तो चूँकि आपको पता है कि अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती है, और अमेजन नदी चौड़ाई के क्षेत्र से, यानी कि चौड़ाई के दृष्टिकोण से, या फिर प्रवाह तंत्र यानी कि उसमें कितना जल संग्रहित होता है, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल संग्रहण के आधार पे या फिर चौड़ाई के आधार पे। इसे अपवाह तंत्र भी कहते हैं, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र। और ये ब्राज़ील में बहने वाली प्रमुख नदी है। आपने अमेजन के वन के बारे में भी सुना होगा, अमेजन सभ्यता के बारे में भी। ये जो वन है उसके आसपास के जीवन
विज्ञापन के बारे में भी देखा होगा। और अमेजन के बारे में एक प्रमुख क्वेश्चन आता है कि अमेजन वन जो है, अमेजन वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसके कारण कि इसे लंग्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। 20% जो ऑक्सीजन पृथ्वी को प्राप्त होता है ये अमेजन वन से ही प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसे लंग्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो ये अमेजन वन एक प्रमुख वन है। और ये जो नदी है ये बहुत ही ये बड़ी नदी है। जल संग्रहण के आधार पे इसमें बहुत सारे जल संग्रह होते हैं और बरसात के मौसम में तो ऐसा लगता है कि आसमान और ज़मीन एक हो चुके, वहाँ बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देता है दूर दूर तक। यहाँ एनाकोंडा भी पाए जाते हैं, उतने बड़े नहीं जितना हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन थोड़े छोटे छोटे आकार के एनाकोंडा वहाँ पाए जाते हैं। मेढक की करीब 15 से 20 प्रजातियाँ पाई जाती है, अलग अलग पक्षी की, अलग अलग सांप की। तो ये बहुत ही कह लीजिए जैव विविधता से भरा हुआ ये अमेजन वन है। तो ये अमेजन नदियाँ, अगर अमेजन नदी की लंबाई के बारे में बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 6296 किलोमीटर 6296 किलोमीटर है, जहाँ की आपने नील नदी की लंबाई देखा 6690 किलोमीटर यानी सबसे लंबी है, और ये 6296 किलोमीटर है। और लंबाई के आधार पर भी अगर देखें तो ये दूसरा स्थान रख रहा है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, मेडीरा सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी। अगर आ जाए एग्जाम में कि अमेजन की सहायक नदी कौन सी है तो मेडीरा। उसके बाद यहीं देखिए साउथ अमेरिका में ही ओरिनोको नदी है, प्रमुख नदी। उसके बाद यहाँ एडागा नदी है, आप देख रहे होंगे, पराना नदी इसकी सहायक नदी, पराना नदी, एडागा नदी। तो ये प्रमुख नदियाँ जो है ये साउथ अमेरिका में बहने वाली प्रमुख नदी है। और यहाँ अटलांटिक महासागर है, सारी नदियाँ निकलती है, इधर गिरती है, अटलांटिक महासागर में भी गिरती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आज प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से प्रमुख नदियाँ हैं, उसकी विशेषता क्या है विश्व की। और मैं कोशिश करूँगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से इसके कुछ और क्वेश्चंस आपको ला के दूँ। चूँकि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव तरीके से आपने समझ लिया कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, क्या विशेषता हैं। अब इनके बारे में अगर कोशिश करूँगी मैं कि ऑब्जेक्टिव तरह से भी आपको ला कर दूँ, तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे, तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, पैंडेमिक टाइम है, अभी घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।